वो जब याद आए, बहुत याद आए। मैं तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर मैं तुझे सांझ सवेरे। दोस्तों, दर्द, तड़प और उदासी के दिल चीर देने वाले ये गाने आज भी हमारे जहन में इसलिए तैरते हैं कि इन्हें गाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जो गीतों में जान फूंकने का हुनर जानता था। लेकिन आज हम एक ऐसे गाने की बात करेंगे जिसका लिखे जाने और धुन बनाने से लेकर रिकॉर्डिंग तक अपना इतिहास है, और ये गाना ही नहीं बल्कि फिल्म भी अपनी कल्ट क्लासिक वैल्यू रखती है और फिल्मी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। उस दौर में जिस गायक के गाए हर गाने को संगीतकार पहले ही टेक में ओके कर दिया करते थे, इस गाने में ऐसा क्या था कि उसने 2, 4, 10 नहीं बल्कि खुद ही दर्जनों रीटेक लिए और तब तक ओके नहीं होने दिया जब तक खुद उससे तसल्ली नहीं हो गई कि मैंने इसमें वो तड़प, वो उदासी डाल दी है जिसके लिए फिल्म के प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर तड़प रहे थे। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे एक साथ हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया। साल 1962 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान देवानंद ने R.K. नारायण के उपन्यास गाइड पढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लेखिका और स्क्रीन प्ले राइटर पर्लेस बक से इसकी तारीफ सुनी थी। दोनों के मन में यहीं इस कहानी पर एक फिल्म बनाने का ख्याल आया। देवानंद ने फेस्टिवल में साथ गए अपने भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी को ये बात बताई, तो उन्होंने कहानी पढ़ने के बाद पहले तो इसे खारिज कर दिया कि ये भारतीय खासकर हिंदी भाषी दर्शक वर्ग को निराश करेगी। लेकिन जब अमेरिकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर टैड डेनियल्सकी ने इस पर फिल्म बनाने और भारत में शूटिंग करने का फैसला लिया तो देवानंद कहाँ पीछे रहने वाले थे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। दोनों फिल्में एक साथ शूट हुई थी। ज़्यादातर लोकेशन और सेट एक ही होते थे, लेकिन शूटिंग अलग अलग होती, क्योंकि इंग्लिश फिल्म तो टैड बना रहे थे जबकि हिंदी का निर्देशन देव के भाई गोल्डी के हाथ में थी। प्री प्रोडक्शन फेज में ही दोनों भाइयों ने यह मान लिया था कि गाने ही इस फिल्म की जान होंगे, वरना कहानी एंटरटेनिंग कम, सोशल मैसेजिंग ज़्यादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, और इसके लिए पहले तो हसरत जयपुरी से गाने लिखवाने और SD बर्मन से धुन बनवाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक गाने के बोल पर विवाद के बाद जयपुरी फिल्म से बाहर हो गए और लिरिक्स का काम शैलेंद्र को सौंपा गया। फिल्म में कुल 10 गाने थे और एक एक गाने की धुन और बोल पर गीतकार, संगीतकार ही नहीं, निर्माता, निर्देशक भी बैठ के करते, और जब तक उन्हें संतोष नहीं हो जाता इसे ओके नहीं करते। लता मंगेशकर ने फिल्म के 3 सोलो और किशोर कुमार संग एक डिवेट सॉन्ग गाया था, जबकि 3 सोलो मोहम्मद रफ़ी को गाने थे। संगीतकार SD बर्मन ने भी 2 गाने गाए थे, जबकि एक गाना मन्ना डे से गवाया गया था। मुसाफिर जाएगा कहाँ। वैसे तो कई गानों की धुन पहले बनी और बाद में लिरिक्स गढ़े गए, लेकिन हम जिस सैड सॉन्ग की बात कर रहे हैं उसे पहले शैलेंद्र से लिखवाया गया, फिर SD बर्मन ने धुन बनाई। ये लिरिक्स भी कई बार खारिज होने के बाद फाइनल हुआ था, क्योंकि प्रोड्यूसर देवानंद को गाने में वो दर्द, वो उदासी नहीं दिख रही थी जिसे वो अपने अभिनय से पर्दे पर उतारना चाहते थे। अनीता पाध्याय की किताब एक था गोल्डी में जिक्र मिलता है कि लिरिक्स फाइनल होने के बाद रात 11 बजे संगीतकार SD बर्मन आए। उनके साथ उनके बेटे RD बर्मन और संगीतकार जयदेव भी आए थे। बेशक SD बर्मन ही फिल्म के संगीतकार थे, लेकिन RD बर्मन और जयदेव से भी वहां माथापच्ची कराई गई और तीनों ने मिलकर देर रात जाकर गाने की धुन फाइनल की। अब बात आई इसे रिकॉर्ड करने और फिल्माने की, तो ये गाना वैसे तो फिल्म के लीड किरदार राजू गाइड यानी देवानंद पर फिल्माया जाना था, जो एक शादीशुदा लेकिन पति की उपेक्षाओं से त्रस्त नर्तकी रोजी के प्यार और गम में डूबा है, और इस गाने के दौरान शराब के नशे में भी। ढल जाए हाय रात न। इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और SD बर्मन ने पहले ही टेक में ओके कर दिया।
तो न आए तेरी याद सताए। रफ़ी साहब हैरान। उन्हें इस गाने के लिखे जाने से लेकर कंपोजिंग तक में हुई मशक्कत और रसाकशी की जानकारी मिल गई थी और वो चाहते थे कि उनकी तरफ से भी देवानंद को तसल्ली बख्श गाना ही मिले। मोहम्मद रफ़ी को अब भी गाने में वो उदासी, वो तड़प नहीं दिख रही थी जिससे वो मुतमईन हो सके। उन्होंने बर्मन दा से कहा कि मैं इसके कुछ और रिटेक लूंगा और एक के बाद एक कई बार गाना रिकॉर्ड हुआ। दिल के मेरे पास हो इतने। बर्मन दा हर बार गाने को ओके कर देते, लेकिन रफ़ी साहब मुस्कुराते और कहते कि बस दादा एक और। दोस्तों, इस बात के तो लिखित प्रमाण हैं कि ये गाना लगातार कई रिटेक के बाद फाइनल हुआ था और रिटेक भी रफ़ी साहब अपनी मर्जी से ही ले रहे थे। लेकिन कई सोर्सेज दावा करते हैं कि इसके लिए उन्होंने 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 47 रिटेक लिए थे और 47वें टेक के बाद कहा कि ये ठीक है। तो न आए तेरी याद सताए। बीच बीच में एसटी बर्मन स्टूडियो से निकल आते, लेकिन आखिरी रिटेक के बाद जब रफ़ी के चेहरे पर संतोष का भाव देखा तो उन्हें गले लगा लिया और कहा कि तुमने हिंदी सिनेमा को एक अमर गीत दिया है। फिर से वो सावन अब क्यों ना। और दोस्तों, वास्तव में इस फिल्म के लगभग सभी गाने ही अमर गीत बन गए, लेकिन ये गाना अपने निर्माण के अथक प्रयासों के चलते भी याद किया जाता है। दिन ढल जाए हाय रात ना। हालांकि फिल्म तो बन गई, लेकिन वितरक इसे खरीदने को राजी नहीं थे। कुछ वितरक 2 गाने देखने के बाद खरीदने को तैयार हुए, लेकिन फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद हाथ खींच लिया कि कहानी में मोरल ग्राउंड कमजोर है, लोगों को पसंद नहीं आएगी। किताबें कहती हैं कि खुद देवानंद और उनके भाई गोल्डी भी निराश थे और मायूस मन से ही फिल्म रिलीज की थी। 6 फरवरी 1965 को आई फिल्म की शुरुआत निराशाजनक ही रही, लेकिन धीरे धीरे इस कल्ट क्लासिक का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। आज फिर जीने की तमन्ना है। गाने तो पहले ही सुपरहिट हो गए थे, आगे चलकर ये फिल्म भी न केवल कालजयी बनी बल्कि उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शुमार हो गई। हालांकि अमेरिकन वर्जन को वेस्टर्न ऑडियंस ने ज़्यादा लाइक नहीं किया, फिर भी वो फिल्म लंबे समय तक कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती रही। इस फिल्म ने देवानंद ही नहीं, वहीदा रहमान को भी उनकी ऑल टाइम कल्ट फिल्म दिलाई और शायद करियर का पीक भी। किशोर कुमार ने भी इस एक गाने से ही अच्छी छाप छोड़ी थी। गाता रहे मेरा दिल। मोहम्मद रफ़ी के तीनों ही गाने न केवल श्रोताओं बल्कि उनकी अपनी पसंद की फहरिस्त में शामिल हुए। होना है और क्या बेवफा। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। तो इस कल्ट क्लासिक गाने की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।